अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल, आसमान में कितने तारे हैं? प्रारंभ। दरबार में चर्चा। एक दिन सम्राट अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। दरबार में सभी नवरत्न उपस्थित थे और एक गंभीर चर्चा चल रही थी, सृष्टि की रहस्यमयी बातें। कोई पृथ्वी के आकार पर चर्चा कर रहा था, कोई चंद्रमा के गड्ढों की बात कर रहा था। तभी अकबर ने सबको चुप कराते हुए कहा, क्या तुम में से कोई बता सकता है कि इस अनंत आकाश में कितने तारे हैं? सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह प्रश्न इतना सरल नहीं था। वहां खामोशी छा गई। तभी एक दरबारी, जो बीरबल से ईर्ष्या रखता था, खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, अगर बीरबल इतने बुद्धिमान हैं तो इन्हें ही यह उत्तर देना चाहिए। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ बीरबल, अब यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगले 7 दिनों में मुझे बताओ कि इस आसमान में कितने तारे हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। 7वें दिन मैं आपके सामने उत्तर प्रस्तुत करूंगा। बीरबल की तैयारी। बीरबल अपने घर पहुंचे और गहरे विचार में डूब गए। वे जानते थे कि यह प्रश्न मात्र खगोलशास्त्र का नहीं, बल्कि सम्राट की चतुराई की परीक्षा है। यदि उन्होंने कोई गिनती बताई तो कोई उसे प्रमाण नहीं मान सकता। अगर कुछ भी ठोस उत्तर नहीं देते तो लोग समझेंगे कि बीरबल हार गया। बीरबल ने एक योजना बनाई, एक उत्तर जो अकबर को भी संतुष्ट कर दे और दरबारियों की बोलती भी बंद कर दे। 7वें दिन का दरबार। 7वें दिन बीरबल समय पर दरबार में पहुंचे। उनके हाथ में एक कपड़े से ढका हुआ एक बड़ा थाल था। सम्राट के संकेत पर उन्होंने वह कपड़ा हटाया। सभी दरबारी हैरान रह गए। उस थाल में हजारों बारीक छोटे छोटे सफेद बिंदु बने हुए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, ये तारे हैं। इस थाल में जितने बिंदु हैं, ठीक उतने ही तारे आसमान में हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, और अगर कोई कहे कि ये गिनती गलत है तो? बीरबल ने झुककर कहा, तो जहां पनाह, मैं विनम्रता से कहूंगा कि वह एक एक तारा गिनकर इसे झुठला दे। यदि वह साबित कर दे कि एक भी तारा ज्यादा या कम है, तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। यह सुनते ही सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर सभी को पराजित कर दिया। तुम्हारा उत्तर सबसे उत्तम है। एक और मोड़, पंडित का प्रश्न। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी दरबार में एक ब्राह्मण पंडित उपस्थित था, जो अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल ने चालाकी से उत्तर दिया है, पर मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि अनुमति हो। अकबर ने अनुमति दी। पंडित बोला, बीरबल, यदि तुम इतने चतुर हो तो यह बताओ, संसार में कितने बाल हैं? दरबार फिर सन्न हो गया। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर सिर उठाकर कहा, पंडित जी, आपकी बात बिल्कुल उचित है। लेकिन उत्तर देने से पहले एक शर्त है, आप मेरे सिर के बाल गिनिए, तब मैं पूरे संसार के बालों का अनुमान आपको दूंगा। पंडित निरुत्तर हो गया। अकबर ने फिर बीरबल की प्रशंसा की। सार, बीरबल की चतुराई का रहस्य। बीरबल ने कभी सीधे उत्तर नहीं दिए। वे प्रश्न की गहराई को समझते थे और ऐसा उत्तर देते थे जो व्यंग्य और तर्क से परिपूर्ण होता। आसमान में कितने तारे हैं जैसे प्रश्न का उत्तर देना नामुमकिन है, लेकिन बीरबल ने इस असंभव को चतुराई से संभाल लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर प्रश्न का उत्तर किताबों में नहीं होता। कभी कभी बुद्धिमत्ता और तर्क से ही किसी समस्या को सुलझाया जा सकता है। उपसंहार।
सम्राट अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय इतिहास में सबसे मनोरंजक और प्रेरणादायक रही है। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि सोचने पर मजबूर भी करती हैं। बीरबल, आसमान में कितने तारे हैं, एक ऐसा प्रश्न है जो विज्ञान और तर्क दोनों को चुनौती देता है, पर बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि चतुराई से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और चोर कौन। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। इन कहानियों में बुद्धिमत्ता, हास्य, न्याय और नैतिकता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। प्रस्तुत है एक रोचक कहानी, जहां बीरबल की चतुराई से एक गंभीर अपराध का पर्दाफाश होता है। दरबार में चोरी की खबर। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रतिष्ठित व्यापारी आया। व्यापारी बहुत घबराया हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पीला पड़ा था। अकबर ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है सेठ जी? आप इतने परेशान क्यों हैं? व्यापारी ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बीती रात मेरी हवेली से एक अत्यंत मूल्यवान मोती की माला चोरी हो गई है। वह माला मेरे पूर्वजों की निशानी थी और बहुत ही अनमोल थी। मैंने नगर के कोतवाल को सूचना दी है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, यह राज्य की सुरक्षा की बात है। बीरबल, अब यह काम तुम्हारे हवाले करता हूं। तुम इस चोरी की तह तक जाकर सच्चाई सामने लाओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म हुजूर। बीरबल की जांच प्रारंभ। बीरबल सबसे पहले व्यापारी की हवेली पहुंचे। उन्होंने उस कमरे का मुआयना किया जहां माला रखी गई थी। कमरे में कोई तोड़फोड़ नहीं थी। तिजोरी भी सुरक्षित लग रही थी, लेकिन माला गायब थी। बीरबल ने कुछ नौकरों से बात की और पाया कि उस रात सिर्फ 4 लोग हवेली में थे, व्यापारी, उसकी पत्नी, उनका सेवक रामू और एक नया नौकर शंकर, जिसे हाल ही में काम पर रखा गया था। बीरबल ने चारों को दरबार में बुलाया और कहा, मैं तुम सबसे एक एक कर बात करूंगा। जो सच बोलेगा उसे डरने की जरूरत नहीं है। पहला संदेह। चारों को बुलाकर बीरबल ने उनसे अलग अलग प्रश्न किए। सभी ने यही कहा कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना। बीरबल को सबसे ज्यादा संदेह नए नौकर शंकर पर हुआ, क्योंकि वह हाल ही में आया था और चोरी उसी के आने के कुछ दिनों बाद हुई थी। लेकिन बीरबल को किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं मिला। इसलिए बीरबल ने सभी चारों को कुछ देर एक कमरे में अकेला छोड़ दिया और दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातचीत सुनने लगे। लेकिन वह सभी चुप थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अंदाजा है कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। बीरबल की चाल। अब बीरबल को इस मामले को हल करने के लिए कुछ चतुराई दिखानी थी। अगले दिन उन्होंने अकबर के दरबार में सभी चारों को फिर बुलवाया और दरबारियों के सामने एक घोषणा की। उन्होंने कहा, मैंने एक विशेष मंत्र से 4 लकड़ियां मंत्रित की हैं। ये लकड़ियां उन चारों को दी जाएंगी। जो भी चोर होगा, उसकी लकड़ी रातों रात 1 अंगुल बढ़ जाएगी। यह सुनकर सब चौंक गए। बीरबल ने चारों को एक एक कर लकड़ी दी और कहा, इन लकड़ियों को अपने पास रखो और कल सुबह दरबार में इन्हें लेकर आओ। हम देखेंगे किसकी लकड़ी बढ़ी है। चोर की घबराहट। अगले दिन सुबह चारों लोग लकड़ियां लेकर दरबार पहुंचे। बीरबल ने सभी की लकड़ियां मापी और देखा कि उनमें से एक लकड़ी 1 अंगुल छोटी थी। बीरबल मुस्कराए और कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, यह क्या रहस्य है? आपने तो कहा था कि चोर की लकड़ी बढ़ेगी, लेकिन आपने जिसकी लकड़ी छोटी है
उसे चोर बताया। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युक्ति थी। दरअसल मैंने कोई भी लकड़ी मंत्रित नहीं की थी। सब लकड़ियां सामान्य थीं। लेकिन मैंने जानबूझकर चोर को डराने के लिए कहा था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे रात को अपनी लकड़ी 1 अंगुल काट देगा, ताकि अगर सचमुच बढ़े तो पता न चले। और वही हुआ। चोर ने लकड़ी काट दी और पकड़ में आ गया। दरबार में तालियों की गूंज उठी। अकबर की प्रसन्नता। अकबर बीरबल की चतुराई से बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया और चोर को दंड देने का आदेश दिया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से न्याय की जीत करवाई है। तुम सचमुच मेरे सबसे अनमोल रत्न हो, अकबर बोले। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मेरा धर्म है कि मैं न्याय की रक्षा करूं, और आपके भरोसे ने ही मुझे साहस दिया। कहानी का सार। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि केवल बल या अधिकार से नहीं, बल्कि सूझबूझ और मनोविज्ञान की समझ से भी अपराधों को सुलझाया जा सकता है। बीरबल ने न कोई यातना दी, न ही जोर जबरदस्ती की, केवल इंसानी मनोवृत्ति को समझते हुए चालाकी से चोर को पकड़ लिया। उपसंहार। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। वे सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि जीवन के कठिन प्रश्नों का उत्तर भी देती हैं। बीरबल और चोर कौन एक ऐसी ही कहानी है जो बताती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता क्या होती है: सोचने का तरीका, परिस्थितियों को समझने की क्षमता और समय पर सही निर्णय लेना। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की परीक्षा। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की गूढ़ सच्चाइयों को सरल ढंग से समझाने का माध्यम रही हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की चुनौतीपूर्ण प्रवृत्ति ने न जाने कितनी बार दर्शाया कि विवेक, समझदारी और हिम्मत के बल पर सबसे कठिन समस्याओं को हल किया जा सकता है। यह कहानी उन्हीं में से एक है, जब बीरबल की बुद्धि की एक कठिन परीक्षा ली गई। पहला दृश्य, दरबार में एक चुनौती। एक दिन सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने नवरत्नों के साथ बैठे थे। मौसम सुहावना था और अकबर का मन भी प्रसन्न था। वह चाहते थे कि दरबार में कोई रोचक चर्चा हो। उन्होंने दरबारियों से कहा, आज मैं तुम सबकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता हूं। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ उत्साहित हुए तो कुछ चिंतित। अकबर ने आगे कहा, मैं आज तुम सबके सामने एक प्रश्न रखता हूं। जो इसका उत्तर देगा, उसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। प्रश्न यह है, दुनिया में सबसे सच्ची चीज क्या है, सबसे झूठी चीज क्या है और सबसे अनमोल क्या है? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने कोशिश की उत्तर देने की, पर कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। अंततः अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, इन प्रश्नों का उत्तर तुरंत देना तो ठीक नहीं होगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं सोच समझकर उत्तर दे सकूं। अकबर ने कहा, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की खोज। बीरबल दरबार से निकलते ही सोच में पड़ गए। तीनों प्रश्न सरल नहीं थे। 1. सबसे सच्ची चीज क्या है? 2. सबसे झूठी क्या है? 3. सबसे अनमोल क्या है? बीरबल ने तय किया कि उत्तर केवल ग्रंथों या तर्क से नहीं मिलेगा। उन्हें आम लोगों के बीच जाकर इन सवालों का उत्तर ढूंढना होगा। उन्होंने अपना भेष बदल लिया और सामान्य नागरिक की तरह नगर भ्रमण पर निकल पड़े। सबसे सच्ची चीज, मृत्यु।
बीरबल पहले एक वृद्ध ब्राह्मण के पास गए जो घाट पर बैठे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, बाबा, इस संसार में सबसे सच्ची चीज क्या है? बूढ़े ब्राह्मण ने आंखें खोलकर शांति से कहा, बेटा, इस जीवन में सब कुछ अस्थायी है, धन, यश, रूप, परिवार। जो एकमात्र अटल सत्य है वह है मृत्यु। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। बीरबल को उत्तर मिल गया, मृत्यु ही सबसे सच्ची चीज है। सबसे झूठी चीज सपना। बीरबल फिर एक किसान के घर रुके। किसान उन्हें पहचान नहीं पाया। बीरबल ने उससे वही प्रश्न दोहराया, काका, जीवन की सबसे झूठी चीज क्या है? किसान ने हंसकर कहा, बाबू, जब मैं रात को सोता हूं तो सपने में कभी राजा बन जाता हूं, कभी धनपति, लेकिन सुबह होते ही हाथ में कुछ नहीं होता। ये सपना ही सबसे बड़ा झूठ है। बीरबल मुस्कराए, यही उत्तर था जो वे ढूंढ रहे थे। सपना ही सबसे झूठी चीज है। सबसे अनमोल चीज समय। बीरबल आगे बढ़े और एक व्यापारी से मिले। उससे पूछा, इस सेठ जी, आपके पास तो अपार धन है, बताइए सबसे अनमोल चीज क्या है? सेठ ने बिना सोचे कहा, समय। अगर एक पल निकल जाए तो करोड़ों देकर भी वापस नहीं आता। धन तो फिर भी आ सकता है, लेकिन समय कभी नहीं लौटता। बीरबल को तीसरा उत्तर भी मिल गया, समय ही सबसे अनमोल है। तीसरा दृश्य, दरबार में उत्तर। 3 दिन बाद बीरबल फिर दरबार में पहुंचे। सम्राट अकबर सहित सभी दरबारी उनकी ओर उत्सुकता से देख रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुमने मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लिए? बीरबल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जहां पनाह, एक सबसे सच्ची चीज है मृत्यु, क्योंकि वही ऐसा सत्य है जिसे कोई न टाल सका है, न झुठला सका है। 2 सबसे झूठी चीज है सपना, जो केवल भ्रम होता है, न तो उसका कोई आधार होता है और न ही वह स्थायी होता है। 3 और सबसे अनमोल चीज है समय, क्योंकि यह किसी के रोके नहीं रुकता और एक बार गया तो लौटता नहीं। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, शानदार उत्तर। तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम मेरी दरबार के सबसे बुद्धिमान रत्न हो। दरबार में तालियों की गूंज उठी और बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की गईं। एक नया मोड़, ईर्ष्यालु दरबारी की चाल। बीरबल की लोकप्रियता देखकर एक दरबारी, जो उन्हें पसंद नहीं करता था, अकबर से बोला, जहां पनाह, बीरबल ने आज तक किसी प्रश्न में हार नहीं मानी। लेकिन क्या बीरबल को असल में सब आता है? या ये सब केवल किस्मत का खेल है? अकबर ने कहा, तो तुम क्या कहना चाहते हो? दरबारी बोला, एक बार बीरबल को ऐसी चुनौती दी जाए जिसका कोई उत्तर ही न हो। यदि वह उसमें फेल हो जाए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि बीरबल भी गलत हो सकते हैं। अकबर ने कुछ सोचा और फिर बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, अगर हम तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति लाकर दें जो बोल नहीं सकता और तुम उससे कोई बात पूछो, तब कैसे उत्तर दोगे? बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं उस व्यक्ति के हाव भाव और इशारों से ही बात समझ लूंगा। अकबर ने उस दरबारी को जिम्मा सौंपा कि वह 2 दिन के भीतर ऐसा व्यक्ति लाए जो मूक हो। चतुर बीरबल की नई तरकीब। 2 दिन बाद दरबारी एक मूक व्यक्ति को लेकर आया। दरबार में सभी एकत्र हुए। अकबर ने बीरबल से कहा, अब इस व्यक्ति से पूछो, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए, उस व्यक्ति के पास गए और एक कागज पर 3 चीजें बनाई। 1 सूर्य, 2 तलवार, 3 हाथ जोड़ता मानव।
बीरबल ने उसे इशारे से कहा, इनमें से सबसे शक्तिशाली क्या है? मूक व्यक्ति ने बिना झिझक सूर्य की ओर इशारा किया। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहां पनाह, यही इसका उत्तर है, सूर्य। क्योंकि यह हमें प्रकाश, ऊर्जा और जीवन देता है। यह ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बाकी सब इसके आगे कमजोर हैं। अकबर प्रसन्न हो उठे और दरबारी चुपचाप खड़ा रह गया। उपसंहार, बीरबल की महत्ता। बीरबल न केवल शब्दों में बल्कि कार्यों में भी बुद्धिमान थे। वे सच्चे अर्थों में राजा के प्रिय सलाहकार थे, क्योंकि वे हर परिस्थिति में सत्य और न्याय का साथ देते थे। उन्होंने दिखाया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव, तर्क, समझ और संवेदना से आती है। कहानी का सार। सबसे सच्ची चीज मृत्यु, सबसे झूठी चीज सपना, सबसे अनमोल चीज समय, और इन सबके पार बीरबल की विवेकशीलता और न्यायप्रियता। कहानी, बीरबल की बुद्धि और गधे की सवारी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी जितनी मशहूर थी, उतनी ही प्रेरणादायक भी। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थीं, बल्कि उनमें जीवन के गूढ़ रहस्य और सामाजिक सच्चाइयां छिपी होती थीं। यह कहानी भी बीरबल की उसी अद्भुत समझदारी का उदाहरण है, जहां उन्होंने एक बेहद उलझे हुए मामले को अत्यंत सरलता और हाजिर जवाबी से हल कर दिया। प्रथम दृश्य, दरबार में नया विवाद। बादशाह अकबर अपने आलीशान महल के दरबार में बैठे थे। सुबह का समय था। परंपरा अनुसार सभी नवरत्न, मंत्रीगण और दरबारी एकत्र थे। इतने में एक व्यक्ति रोते चिल्लाते हुए दरबार में प्रवेश करता है। हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी प्रतिष्ठा और मान सम्मान का प्रश्न है। वह जोर जोर से रो रहा था। अकबर ने उसे शांत किया और पूछा, बताओ, क्या समस्या है? व्यक्ति ने कहा, जहां पनाह, मैं गांव का मुखिया हूं। पिछले सप्ताह एक मामला सामने आया। मेरे पड़ोसी ने मुझ पर चोरी का आरोप लगाया है। उसने दावा किया कि मैंने उसका गधा चुरा लिया है। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने उसका गधा चुराया था? मुखिया बोला, नहीं हुजूर, मैं गधा चुराने जैसा नीच कार्य कभी नहीं कर सकता। लेकिन उसकी चालाकी ने मुझे फंसा दिया। वह अपने झूठे गवाह लेकर आ गया और अब सब मुझे चोर मान बैठे हैं। मैं आपसे न्याय चाहता हूं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस मामले की जांच अब तुम्हारे जिम्मे है। सच को सामने लाना तुम्हारा काम है। द्वितीय दृश्य, बीरबल की प्रारंभिक पड़ताल। बीरबल ने शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों को बुलवाया। उसने दोनों पक्षों की बातें सुनी। पड़ोसी यानी शिकायतकर्ता ने जोर देकर कहा कि गधा उसी का है और मुखिया ने उसे चुराया है। मैंने अपने गधे को कई बार उसके घर के पास देखा है। वह अब उसे अपने खेतों में इस्तेमाल करता है। वह मेरे गधे को पहचानने लायक हर निशान मिटा चुका है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह मेरा ही है, शिकायतकर्ता ने कहा। मुखिया गुस्से में बोला, मैंने गधा खरीदा है। अगर वो गधा किसी और का होता तो बेचने वाला क्यों मुझे देता? इसके पास कोई सबूत नहीं है। बीरबल मुस्कराए। इस मामले में गधे से ही पूछना पड़ेगा कि उसका असली मालिक कौन है। दरबार में हंसी की फुसफुसाहट दौड़ गई, पर बीरबल गंभीर थे। तृतीय दृश्य, गधे की परीक्षा। बीरबल ने दोनों पक्षों को एक काम करने को कहा। तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और कल सुबह उस गधे को लेकर दरबार में आओ। अगले दिन दोनों व्यक्ति गधे को लेकर दरबार में आए। गधा सामान्य लग रहा था, एक सामान्य रंग, सामान्य आकार।
दोनों ने दावा किया कि यह गधा उनका है। अब बीरबल ने एक विचित्र आदेश दिया, गधे को एक कमरे में बंद कर दो, कोई भी व्यक्ति उस कमरे में न जाए। मैं खुद रात को उसे देखने जाऊंगा। दरबारियों को हैरानी हुई, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। गधे को कमरे में बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया। रात को बीरबल चुपचाप कमरे में पहुंचे और उन्होंने गधे की पूंछ में हल्के से सरसों का तेल लगा दिया। फिर दरवाजा बंद कर दिया और अपने महल लौट आए। चतुर्थ दृश्य गधा खुद बताएगा। सुबह होते ही बीरबल दरबार पहुंचे। उन्होंने दोनों व्यक्तियों को बुलवाया और कहा, तुम दोनों उस कमरे में जाओ और गधे की पूंछ पकड़ो। जो उसका असली मालिक होगा, उसका स्पर्श गधा तुरंत पहचान जाएगा और प्रतिक्रिया देगा। दोनों लोग एक एक करके कमरे में गए। पहले गया शिकायतकर्ता। उसने पूंछ को हाथ लगाया, गधा कुछ नहीं बोला। वह बाहर आया। दूसरे गया मुखिया। उसने जैसे ही पूंछ को पकड़ा, गधा जोर से हिनहिनाया और अपने पैर पटकने लगा। दरबारियों ने देखा कि मुखिया का हाथ सरसों के तेल से सना हुआ है। बीरबल मुस्कराए और बोले, अब फैसला हो गया। इस व्यक्ति ने रात को गधे की पूंछ को छुआ था, इसलिए उसके हाथ पर तेल लगा है। यानी यह गधे के पास चोरी छिपे गया था। यह सच में गधा उसी का नहीं था, बल्कि वह उसे छिपाकर रखने की कोशिश कर रहा था। अकबर ने आदेश दिया, मुखिया को दंड दिया जाए और गधा उसके असली मालिक को लौटा दिया जाए। पंचम दृश्य एक और परीक्षा। कुछ दिन बाद अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में कमाल की है, लेकिन क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि तुम सही मायनों में आम लोगों की मानसिकता भी समझते हो? बीरबल ने पूछा, क्या आप मुझे कोई विशेष कार्य देना चाहते हैं जहां मैं जनता की समझ और दृष्टिकोण जान सकूं? अकबर बोले, हाँ, मैं चाहता हूं कि तुम आज पूरे नगर में गधे पर सवारी करके घूमो। बीरबल थोड़ा चौंके, लेकिन तुरंत मुस्कराए। जो हुक्म जहांपना। षष्ठ दृश्य बीरबल की सवारी और नगर भ्रमण। अगले दिन सुबह बीरबल ने राजसी वस्त्र पहने और महल से एक गधा मंगवाया। सभी दरबारी और नगरवासी चकित थे कि बीरबल जैसा विद्वान गधे पर कैसे सवार हो सकता है। बीरबल पूरे नगर में गधे पर घूमे। लोग हंसने लगे, कुछ ने ताने मारे, कुछ ने मजाक उड़ाया। देखो देखो, बीरबल अब गधे पर चलने लगे हैं। राजा के मंत्री की अब गधे जैसी सवारी हो गई है। लगता है अकबर ने इन्हें सजा दी है। बीरबल सब सुनते रहे पर शांत रहे। सप्तम दृश्य दरबार में निष्कर्ष। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, गधे पर सवारी का अनुभव कैसा रहा? बीरबल बोले, हुजूर, लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। कुछ ने ताना मारा, कुछ ने सवाल उठाए, कुछ ने मेरी स्थिति पर हंसी उड़ाई, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि मैं क्यों गधे पर सवार था। इससे मुझे यह सीखने को मिला कि समाज में लोग किसी की स्थिति को देखकर उसकी आलोचना तो कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं करते। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल जनता की सोच को समझा, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि तुम आलोचना सहन कर सकते हो। यही सच्चे नेता की पहचान है। उपसंहार, नैतिक शिक्षा। इस कहानी में बीरबल ने 2 बार अपनी बुद्धि और सहनशीलता का परिचय दिया। पहले उन्होंने एक सरल प्रयोग से चोर को बेनकाब किया और न्याय दिलाया। दूसरे, उन्होंने गधे की सवारी कर यह सिद्ध किया कि समाज का स्वभाव आलोचना करना होता है, समझने का नहीं। हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान में नहीं, व्यवहार में भी होती है।
और जो आलोचना झेलकर भी अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहे वही सच्चा ज्ञानी है। कहानी बीरबल और अनमोल सवाल। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का अमूल्य हिस्सा हैं। बीरबल की चतुराई, तर्कशक्ति और हाजिर जवाबी के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जहां एक अजीब सवाल ने पूरे दरबार को चौंका दिया, लेकिन बीरबल ने अपने विवेक से सभी को चुप करा दिया। प्रथम दृश्य, अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर ने अचानक दरबार में एक सवाल किया। वह सवाल था, क्या कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल जितना सरल लग रहा था उतना ही गूढ़ था। कोई कह रहा था सोना, कोई हीरा जवाहरात, कोई ज्ञान तो कोई धर्म। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह मैं इसका उत्तर आपको दूंगा, लेकिन 3 दिन का समय दीजिए। मैं कुछ लोगों से मिलकर इसकी गहराई समझना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। द्वितीय दृश्य, बीरबल की यात्रा। बीरबल अगले दिन नगर भ्रमण पर निकले। वे विभिन्न लोगों से मिले, व्यापारी, किसान, साधु, सैनिक, मजदूर और एक चोर से भी। सभी से उन्होंने केवल एक ही सवाल पूछा, आपके जीवन में सबसे अनमोल चीज क्या है? व्यापारी बोला, धन। किसान बोला, मेहनत। साधु बोला, त्याग। सैनिक बोला, देशभक्ति। मजदूर बोला, रोटी। और चोर बोला, आजादी। हर उत्तर अलग था। बीरबल सोचते रहे, क्या इनमें से कोई उत्तर सर्वमान्य हो सकता है? तृतीय दृश्य, दरबार में उत्तर। तीसरे दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने कहा, अब बताओ बीरबल, दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे अनमोल चीज समय है। सभी दरबारी चौंक गए। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट की। धन, ज्ञान, शक्ति सब समय के अधीन हैं। यदि समय साथ न हो तो धन भी नष्ट हो जाता है, विद्या व्यर्थ लगती है और बल भी कमजोर पड़ जाता है। किसान का समय बीज बोने का है, सैनिक का समय युद्ध का, साधु का ध्यान का। समय के अनुसार ही सबका महत्व होता है। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी दृष्टि सबसे अलग है। चतुर्थ दृश्य, एक नई चुनौती। कुछ समय बाद एक पंडित दरबार में आया। वह घमंडी और अभिमानी था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। मैं बीरबल की बुद्धि को चुनौती देता हूं। यदि वह मेरे 3 सवालों का उत्तर नहीं दे पाए तो उसे दरबार से निकाल देना चाहिए। अकबर को चुनौती स्वीकार थी। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने पंडित को देखा और मुस्कुराकर बोले, पूछिए अपने सवाल। पंडित ने कहा, 1. दुनिया में सबसे गहरी चीज क्या है? 2. सबसे ऊंची चीज क्या है? 3. सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? दरबार में सन्नाटा था। सब सोच रहे थे कि यह आसान नहीं है। पंचम दृश्य, बीरबल का उत्तर। बीरबल ने क्षण भर सोचा और जवाब दिया, 1. सबसे गहरी चीज मनुष्य का मन है, क्योंकि हम सागर की गहराई माप सकते हैं लेकिन मन के विचारों की गहराई कभी नहीं। 2. सबसे ऊंची चीज आशा है, क्योंकि आशा इंसान को आसमान से भी ऊंचा उड़ने की ताकत देती है। 3. सबसे तेज चलने वाली चीज समय है, क्योंकि वह बिना रुके, बिना थके चलता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। पंडित निरुत्तर हो गया।
उसने सिर झुकाकर बीरबल की प्रशंसा की और चला गया। षष्ठ दृश्य, बीरबल की परीक्षा। एक दिन अकबर को मन में विचार आया, बीरबल हर बार सही उत्तर दे देते हैं। क्या वे वास्तव में सब कुछ जानते हैं या कुछ चतुराई से काम लेते हैं? अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे आसमान में मौजूद सभी तारों की संख्या बताओ। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, यह सवाल बहुत रोचक है। मैं कल उत्तर लेकर आऊंगा। सप्तम दृश्य, तारे गिनने का जवाब। अगले दिन बीरबल एक बड़ी सी थैली लेकर दरबार में पहुंचे। उन्होंने उसमें से एक बारीक रेशों वाली झाड़ू निकाली और अकबर के सामने रख दी। जहां पनाह, इस झाड़ू में जितने रेशे हैं, ठीक उतने ही तारे आकाश में हैं। अकबर मुस्कराए, अगर कोई कहे कि रेशे कम या ज्यादा हैं तो? बीरबल बोले, तो कहिए कि वह एक एक रेशा गिनकर इसे साबित करे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को सोने की मुद्राएं भेंट की। अंतिम दृश्य, एक चोर और बीरबल। एक रात की बात है। एक चोर महल के खजाने में सेंध लगाने आया, लेकिन जैसे ही उसने खजाना खोलना शुरू किया, बीरबल वहां पहुंच गए। बीरबल बोले, तुम यहां क्या कर रहे हो? चोर डर गया, लेकिन झूठ बोलने की कोशिश की। मैं तो रास्ता भटक गया हूं, महल समझ नहीं आया। बीरबल बोले, तो फिर मेरे साथ चलो, मैं रास्ता दिखा देता हूं, सीधा जेल का। चोर गिड़गिड़ाने लगा। बीरबल ने उसे एक शर्त पर छोड़ने का वादा किया। कल दरबार में जाकर अपने अपराध को सबके सामने स्वीकार करना होगा, तभी क्षमा मिलेगी। अगले दिन चोर दरबार में पहुंचा और बीरबल की प्रशंसा करते हुए अपना अपराध स्वीकार किया। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने इसे जेल भेजने की बजाय माफ क्यों किया? बीरबल बोले, जहां पनाह, सजा से अपराध नहीं रुकते, बल्कि पछतावे से रुकते हैं। यदि कोई अपने गुनाह को स्वीकार करके सुधार चाहता है, तो उसे एक मौका दिया जाना चाहिए। अकबर ने बीरबल की मानवता से प्रभावित होकर कहा, तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि करुणावान भी हो। उपसंहार, कहानी से शिक्षा। इस कहानी में बीरबल की विभिन्न घटनाएं दर्शाती हैं कि एक सच्चा बुद्धिमान केवल ज्ञान में ही नहीं, बल्कि व्यवहार, सहिष्णुता, नैतिकता और संवेदना में भी श्रेष्ठ होता है। हमें यह सीखने को मिलता है, समय सबसे अनमोल है। सवालों के जवाब में गहराई होनी चाहिए। झूठ को तर्क और चतुराई से पराजित किया जा सकता है। मानवता, दया और न्याय सबसे बड़ी शक्तियां हैं। कहानी, बीरबल और 3 अजीब फरियादी। प्रस्तावना। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे चतुर बीरबल की कहानियां आज भी बच्चों और बड़ों को समान रूप से आकर्षित करती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, तर्कशक्ति और मानव व्यवहार की गहरी समझ हर बार उसे सबसे अलग साबित करती थी। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब 3 अजीब फरियादी दरबार में आए और बीरबल ने अपने बुद्धि से सबका मुंह बंद कर दिया। प्रथम दृश्य, अजीब फरियादी। एक सुबह बादशाह अकबर अपने भव्य दरबार में बैठे थे। राजदरबार सजे हुए थे, नवरत्न अपनी जगह पर विराजमान थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, जहां पनाह, 3 अजीब लोग दरबार में न्याय की मांग लेकर आए हैं। वे कह रहे हैं कि केवल बीरबल ही उनके मामले को सुलझा सकते हैं। अकबर ने उन्हें दरबार में लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में 3 व्यक्ति अंदर आए। उनके हाव भाव और पहनावा अजीब था। पहला व्यक्ति बहुत रो रहा था, दूसरा बहुत गुस्से में था और तीसरा तो जोर जोर से हंस रहा था। अकबर चौंक गए।
ये तीनों अलग अलग भाव में क्यों हैं? उन्होंने पूछा। तीनों ने एक एक कर कहा। पहला व्यक्ति जहांपनाह, बीरबल ने मेरा सपना चुरा लिया है। दूसरा व्यक्ति, बीरबल ने मेरी छाया मुझसे छीन ली है। तीसरा व्यक्ति, बीरबल ने मुझसे मेरी मूर्खता छीन ली है। और अब मैं सामान्य व्यक्ति जैसा हो गया हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, पर अकबर गंभीर थे। बीरबल, अब बताओ, तुमने इनके साथ ऐसा क्या किया है? बीरबल मुस्कराए। हुजूर, ये सभी मेरी चतुराई से परेशान हैं, लेकिन इनकी बातें में सच्चाई भी छिपी है। मैं एक एक कर बताता हूं। द्वितीय दृश्य। पहला व्यक्ति, सपना चुराया। बीरबल पहले व्यक्ति की ओर मुड़े। तुम कहते हो कि मैंने तुम्हारा सपना चुरा लिया। बताओ, क्या सपना देखा था? व्यक्ति बोला, मैंने सपने में देखा था कि मैं अकबर बादशाह बन गया हूं। सब मेरी जय जयकार कर रहे हैं। तभी आप आ गए और बोले, नहीं, यह सपना तुम्हारा नहीं, बीरबल का है। और फिर मैं सपना से गिर पड़ा। बीरबल हंसे और बोले, तो तुम्हारा सपना तुम्हारा था ही नहीं। जब मैं उसमें आ सकता हूं, तो वह मेरी उपस्थिति का अधिकार है। वैसे भी जो सपना सच्चाई से कोसों दूर हो, उस पर अधिकार जताना व्यर्थ है। अकबर भी हंसे। इसका मतलब बीरबल सपनों में भी तर्क लेकर आ जाते हैं। तृतीय दृश्य। दूसरा व्यक्ति, छाया छिनी। अब बीरबल दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़े। वह गुस्से से बोला, बीरबल ने मेरी छाया मुझसे छीन ली। अब लोग मुझे पहचानते ही नहीं। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह व्यक्ति एक बार नगर में झूठा प्रवचन देता था। यह कहता था कि मेरे पास आत्मज्ञान है, और लोग इसे पूजने लगे थे। तब मैंने इसका पीछा किया और एक सभा में इसके झूठे ज्ञान की पोल खोल दी। तभी से लोग इसकी असली पहचान समझ गए, और अब यह कहता है कि इसकी छाया यानी पहचान मैंने छीन ली। अकबर बोले, तो बीरबल ने अंधकार में फैले भ्रम की छाया को मिटाकर प्रकाश दिया है। दरबार तालियों से गूंज उठा। चतुर्थ दृश्य। तीसरा व्यक्ति, मूर्खता छीनी। अब बारी थी तीसरे व्यक्ति की, जो हंसते हुए बोला, बीरबल ने मेरी मूर्खता छीन ली है। अब मैं सामान्य हो गया हूं। मुझे यह हालत मंजूर नहीं। बीरबल बोले, हुजूर, यह व्यक्ति हर काम उल्टा करता था। एक दिन मैं इसके गांव गया तो देखा यह अपने खेत में बीज की जगह कंकड़ डाल रहा है। मैंने समझाया कि ऐसे तो अनाज नहीं उगेगा। इसने कहा, मैं कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने इसे सही मार्ग दिखाया। अब यह कहता है कि मैंने इसकी मूर्खता छीन ली। अकबर ठहाका मारकर हंसे। बीरबल, तुमने इन तीनों को ज्ञान देकर उन्हें उनके भ्रम से मुक्त किया। कोई सपना, कोई झूठी पहचान, और कोई मूर्खता में जी रहा था। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, ज्ञान वह दर्पण है जिसमें इंसान खुद को देख सकता है। पंचम दृश्य। बीरबल की नई परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम 3 ऐसे व्यक्ति मेरे सामने लाओ जो खुद को सबसे बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन वास्तव में मूर्ख हों। क्या यह संभव है? बीरबल बोले, जहांपनाह, 1 सप्ताह का समय दीजिए। मैं आपको ऐसे 3 उदाहरण दिखाऊंगा जो न केवल मनोरंजक होंगे बल्कि सोचने पर भी मजबूर करेंगे। अकबर ने अनुमति दी। षष्ठ दृश्य। पहले व्यक्ति का प्रदर्शन। सप्ताह पूरा होते ही बीरबल 3 व्यक्तियों को लेकर दरबार पहुंचे। पहले व्यक्ति ने दरबार में आते ही घोषणा की, मैं इतना ज्ञानी हूं कि बिना देखे बता सकता हूं कि कौन अमीर है और कौन गरीब। अकबर ने कहा,
तो बताओ हमारे दरबार में सबसे अमीर कौन है? उसने बीरबल की ओर इशारा किया। यह व्यक्ति सबसे अमीर लगता है क्योंकि यह सबसे शांत बैठा है। बीरबल बोले। इसने अमीरी को पहनावे और मौन से जोड़ा, जबकि दरबार में कई व्यापारी मेरे सामने बैठे हैं। यह सिर्फ दिखावे पर विश्वास करता है, ज्ञान पर नहीं। सप्तम दृश्य। दूसरा व्यक्ति गिनती में माहिर। दूसरा व्यक्ति मंच पर आया और कहा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ हूं। मैं हर चीज को गिन सकता हूं, यहां तक कि हवा में उगते पेड़ों की संख्या भी। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ आकाश में उड़ते पक्षियों की संख्या इस वक्त कितनी है? उसने झट कहा, 407। बीरबल ने एक पिंजरा मंगवाया जिसमें 5 पक्षी थे और पूछा, अब बताओ इन 5 को जोड़ने पर संख्या कितनी हुई? व्यक्ति चुप रह गया। अकबर ने कहा, जिसे साधारण गणना न आए वह स्वयं को गणितज्ञ कहता है। अंतिम व्यक्ति सबसे विचित्र। तीसरा व्यक्ति आया और बोला, मैं इतना समझदार हूं कि हर सवाल का जवाब केवल नहीं कहकर देता हूं, फिर भी सब मान जाते हैं। अकबर ने पूछा, क्या तुम इस दरबार में सबसे ज्ञानी हो? उसने कहा, नहीं। दरबारी हंस पड़े। बीरबल बोले, इसकी यही कला है, उलझा देना, जवाब न देना। लेकिन यह कोई ज्ञान नहीं, यह भ्रम है। जब उत्तरों में स्पष्टता नहीं हो तो उसका ज्ञान व्यर्थ है। अकबर बोले, बीरबल तुमने सिद्ध कर दिया कि केवल ज्ञान का दावा करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। असली बुद्धिमान वही है जो व्यवहार में भी बुद्धि दिखाए। उपसंहार। कहानी की शिक्षा। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है, सपनों में खोने से बेहतर है यथार्थ को स्वीकार करना। झूठी पहचान और घमंड हमें भ्रमित करते हैं। मूर्खता पर हंसना आसान है, लेकिन उसे स्वीकार कर बदलना असली समझदारी है। ज्ञान और तर्क दिखावे से ऊपर हैं। सच्ची बुद्धिमत्ता वह है जो दूसरों को भी बेहतर बना सके। बीरबल न केवल अकबर के प्रिय सलाहकार थे, बल्कि वे समाज को नैतिकता, सच्चाई और विवेक की राह पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। कहानी का शीर्षक, बीरबल की न्यायदृष्टि। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की जोड़ी हमेशा से ही राजदरबार की जान रही है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के किस्से आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने मुगल काल में थे। यह कहानी ऐसे ही एक रोचक प्रसंग की है जहां बीरबल ने बिना किसी प्रमाण के भी दोषी को उजागर कर दिया और सच्चे न्याय की मिसाल कायम की। प्रथम दृश्य। संकट में एक व्यापारी। एक दिन एक प्रसिद्ध व्यापारी रोते रोते अकबर के दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर दुख और निराशा साफ झलक रही थी। व्यापारी, जहांपनाह, मेरी पूरी जीवन भर की कमाई लुट गई। कोई मेरे घर में घुसा और मेरे गहने, सोने की मोहरें और महंगे वस्त्र चुरा ले गया। अकबर, क्या तुम्हें किसी पर शक है? व्यापारी, हाँ हुजूर। मेरे घर में केवल 4 नौकर हैं। चोरी उसी रात हुई जब मेरे परिवार सहित मैं बाहर गया था। चोर अंदर की बात जानता था। मुझे शक है कि उनमें से ही कोई दोषी है। अकबर ने चारों नौकरों को दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया और बीरबल को मामले की जांच सौंप दी। द्वितीय दृश्य। बीरबल की परीक्षा। चारों नौकरों को दरबार में लाया गया। वे एक जैसे कपड़ों में थे और किसी के चेहरे से दोष का संकेत नहीं मिल रहा था। सभी खुद को निर्दोष बता रहे थे। बीरबल ने पहले सभी से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन सभी एक ही बात दोहराते रहे, हमें कुछ नहीं पता। बीरबल मुस्कराए। वे जानते थे कि जब प्रत्यक्ष प्रमाण न हो तब बुद्धि से सच्चाई बाहर लानी पड़ती है।
तृतीय दृश्य अद्भुत तरकीब। बीरबल ने चारों नौकरों को एक एक लाठी दी और कहा, इन लाठियों में जादू है। जो चोर होगा उसकी लाठी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सबको वापस इन्हीं लाठियों के साथ दरबार में आना होगा। चारों नौकर चुपचाप लाठी लेकर चले गए। चतुर्थ दृश्य अगले दिन का रहस्य। अगले दिन चारों नौकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने लाठियां मंगवाकर एक एक की लंबाई नापी, लेकिन सबकी लाठी वैसी ही थी, कोई बड़ी नहीं हुई थी। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी बोले शायद जादू विफल हो गया। बीरबल मुस्कराए और एक लाठी को उठाकर बोले, जहां पनाह यही चोर है, यह तीसरा नौकर। अकबर चौंके, लेकिन कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, हुजूर, जादू वाली बात तो बस एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। असल में मैंने सभी को समान लाठी दी थी, लेकिन जो चोर होगा वह डर के मारे सोचता कि उसकी लाठी बढ़ जाएगी और वह पहचान लिया जाएगा, इसलिए वह अपनी लाठी काट देगा 1 इंच। यही इस तीसरे नौकर ने किया। सभी ने लाठियां देखीं, वाकई तीसरी लाठी 1 इंच छोटी थी। पंचम दृश्य कबूलना। तीसरे नौकर ने कांपते हुए स्वीकार किया, हुजूर, मुझसे गलती हुई। मुझे लालच आ गया था। घर में कोई नहीं था और मुझे सारा सामान दिखाई दिया। मैंने सब चुरा लिया और पास के जंगल में छिपा दिया। उसके कबूलनामे पर बीरबल ने कहा, चोर से गलती हुई है, पर अब न्याय होना चाहिए। अकबर ने उसे उचित दंड देने का आदेश दिया और व्यापारी की सारी संपत्ति लौटाई गई। षष्ठ दृश्य बीरबल की शिक्षा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। सबने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी ये तरकीब अद्वितीय थी। तुमने बिना किसी हिंसा या यातना के सत्य उजागर कर दिया। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, डर से बड़ी कोई गवाही नहीं होती। अपराधी का मन स्वयं उसे प्रकट कर देता है। सप्तम दृश्य दरबारियों की चर्चा। बाद में कई दरबारी आपस में चर्चा करने लगे। बीरबल की बातों में इतनी सच्चाई होती है कि झूठ वहां टिक नहीं सकता। उसने यह भी साबित किया कि न्याय सिर्फ तलवार से नहीं, बुद्धि से भी किया जा सकता है। उपसंहार, कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, सच्चा न्याय केवल प्रमाणों से नहीं, बुद्धि से भी किया जा सकता है। अपराधी चाहे जितना छिपे, उसका मन उसे धोखा दे ही देता है। बीरबल ने दिखाया कि डर, अपराध बोध और विवेक, इनका उपयोग करके सत्य को उजागर किया जा सकता है। चालाकी और विवेक दो ऐसे औजार हैं जो सबसे कठिन मामलों को भी सुलझा सकते हैं। कहानी का शीर्षक, बीरबल और नकली दानी। प्रस्तावना। अकबर बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, वे चतुराई, नैतिकता और सामाजिक व्यंग्य का अद्भुत मिश्रण हैं। इस कहानी में बीरबल को एक ऐसे व्यक्ति की पोल खोलनी होती है जो खुद को बहुत बड़ा दानी और धार्मिक बताता है, लेकिन असलियत कुछ और होती है। प्रथम दृश्य, दरबार में अजीब मांग। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति पहुंचा। वह लंबी दाढ़ी वाला, सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ था और उसके साथ कई चेले भी थे। उसने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, व्यक्ति, जहां पनाह, मैं एक साधु हूं जिसने वर्षों तपस्या की है। मैं अब इस जीवन का त्याग कर एक भव्य मंदिर बनवाना चाहता हूं जिससे लोग धर्म का मार्ग अपनाएं। इसके लिए मैं आपसे कुछ सहायता चाहता हूं। अकबर ने श्रद्धा से उसकी बात सुनी। साधु ने कहा कि मंदिर के लिए लाखों की जरूरत है। अकबर बोले, हम सहायता करने को तैयार हैं,
लेकिन पहले बीरबल इसकी सत्यता की पुष्टि करेगा। द्वितीय दृश्य, बीरबल की जांच। बीरबल ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और उसकी चाल ढाल को परखा। उन्हें शक हुआ कि यह व्यक्ति उतना धार्मिक नहीं जितना दिख रहा है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं पता लगाऊंगा कि यह व्यक्ति सच में मंदिर बनाना चाहता है या फिर कुछ और। अकबर ने सहमति दी। तृतीय दृश्य, भेष बदलकर सच्चाई की खोज। बीरबल ने एक साधारण किसान का भेष अपनाया और साधु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। उन्होंने खुद को एक गरीब जमींदार बताकर साधु से भेंट की। बीरबल किसान के रूप में, महाराज, मैंने सुना आप धर्म के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। मैं भी थोड़ा दान देना चाहता हूं, पर मेरी जमीन में खजाना दबा है। आप कुछ इंतजार करें, मैं निकाल कर लाऊंगा। साधु की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत अपने चेलों से कहा, इन्हें यहीं ठहरने दो जब तक ये धन न ले आए। बीरबल ने देखा कि साधु खुद एक आलीशान कमरे में रहता है, बढ़िया खाना खाता है और दान की वस्तुएं अपने उपयोग में लाता है। उसे यकीन हो गया कि यह व्यक्ति धोखेबाज है। चतुर्थ दृश्य, दरबार में पर्दाफाश। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति साधु नहीं बल्कि एक धोखेबाज है जो लोगों से दान लेकर खुद की ऐश करता है। मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। बीरबल ने अपने भेष और पूरी कहानी सबके सामने रखी। अकबर ने साधु से पूछा, क्या तुम मंदिर बनवा रहे हो? साधु बगले झांकने लगा। बीरबल ने दरबारियों के सामने वह सूची रखी जिसमें साधु ने दान की वस्तुएं बेची थीं, गहने, अनाज और सोना। पंचम दृश्य, बीरबल की चतुर चाल। बीरबल ने दरबार में एक पात्र रखा और कहा, इस पात्र में हम सब दान देंगे, लेकिन उस मंदिर के लिए जो सच्चा साधु बनवाना चाहता है। अगर इस व्यक्ति की नीयत साफ है तो वह इस दान को छुएगा भी नहीं। साधु की आंखें दान की वस्तुओं पर जा टिकीं। थोड़ी देर बाद वह बोला, यह दान मुझे दे दीजिए, मैं तुरंत मंदिर बनवाने की योजना शुरू कर दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह रहा इसका लालच। अगर यह सच्चा साधु होता तो कहता, मैं धन नहीं, श्रद्धा चाहता हूं। अकबर क्रोधित हो उठे। ऐसे धोखेबाज को दंड मिलना चाहिए। षष्ठ दृश्य, दंड और धर्म की रक्षा। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति की संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे दंडस्वरूप नगर के लिए एक सार्वजनिक धर्मशाला बनवाने का कार्य सौंपा जाए, जहां वह मुफ्त में लोगों की सेवा करे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, नकली साधु समाज की आस्था का शोषण करते हैं। असली धर्म का कार्य सेवा है, न कि स्वार्थ। सप्तम दृश्य, दरबारियों की प्रतिक्रिया। दरबार में बैठे कई दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। बीरबल ने फिर दिखा दिया कि केवल वस्त्र पहन लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। बीरबल ने लालच की परीक्षा ऐसी की कि स्वयं साधु भी खुद को न रोक सका। उपसंहार, कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। हर दिखावे को सच मानना मूर्खता है। सत्य की पहचान व्यवहार से होती है, कपड़ों से नहीं। धर्म का वास्तविक रूप सेवा और विनम्रता है, न कि धन संग्रह। बुद्धिमानी वही है जो आस्था के नाम पर हो रहे छल का पर्दाफाश कर सके। बीरबल जैसे लोग समाज को धोखेबाजों से बचाते हैं। कहानी का शीर्षक, बीरबल की सजा। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल के किस्से न केवल चतुराई से भरे होते हैं, बल्कि उनमें जीवन की गूढ़ सीख भी छिपी होती है।
इस कहानी में एक ऐसा मजेदार मोड़ आता है जब बीरबल को खुद सजा सुनाई जाती है, लेकिन वह उससे भी एक सीख और बुद्धिमत्ता का रास्ता निकाल लेते हैं। प्रथम दृश्य, दरबार में नाराजगी। एक दिन अकबर दरबार में किसी बात को लेकर बहुत क्रोधित थे। उन्होंने देखा कि दरबार में एक छोटे व्यापारी ने एक अमीर आदमी की शिकायत की थी। मामला जमीन के हिस्से को लेकर था। अमीर आदमी दरबार में पहुंचा ही नहीं और बिना सुने ही उस गरीब व्यापारी का मुकदमा खारिज कर दिया गया। बीरबल यह देखकर चुप नहीं रह सके। उन्होंने कहा, बीरबल जहांपनाह, न्याय केवल ताकतवर को देखकर नहीं होना चाहिए। गरीब की बात सुने बिना निर्णय लेना उचित नहीं। अकबर को यह टिप्पणी बुरी लगी। उन्होंने गुस्से में कहा, अकबर, बीरबल, तुमने दरबार के न्याय पर सवाल उठाया है। तुम्हें 1 सप्ताह के लिए दरबार आने से मना किया जाता है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने चुपचाप सिर झुकाया और दरबार से निकल गए। द्वितीय दृश्य, बीरबल का गायब होना। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन बीरबल दरबार में वापस नहीं आए। अकबर को चिंता होने लगी। उन्होंने बीरबल के घर संदेश भिजवाया, लेकिन उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन अकबर ने घोषणा की, यदि बीरबल वापस नहीं आए तो मुझे यह राजदरबार सूना लगेगा। वह मेरे सलाहकार ही नहीं बल्कि मेरे मित्र भी हैं। इसी बीच महल के बाहर एक गरीब व्यक्ति आया, जो अपने साथ एक गाय और उसका बछड़ा लेकर खड़ा था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, व्यक्ति, महाराज, मेरी गाय ने इस महल की घोड़ी से बछड़ा जन्मा है। मुझे इंसाफ चाहिए। सभी दरबारी हंस पड़े। अकबर ने उसे दरबार में बुलवाया। तृतीय दृश्य, अनोखा मामला। अकबर ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा, अकबर, क्या बकवास है? गाय और घोड़ी का कोई संबंध नहीं होता। व्यक्ति गंभीरता से, हुजूर, आपके दरबार में न्याय तो अब ऐसे ही हो रहा है। जब बिना सुने फैसले होते हैं तब ऐसा ही न्याय जन्म लेता है। अकबर चौंक पड़े। उन्होंने गौर से उस व्यक्ति को देखा। उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना सा तेज था। अकबर, तुम बीरबल हो, है न? व्यक्ति मुस्कराया और अपनी दाढ़ी मूंछ हटाई। वाकई वह बीरबल ही थे। चतुर्थ दृश्य, बीरबल की सफाई। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी मंशा दरबार के न्याय को नीचा दिखाना नहीं थी। मैं केवल यह याद दिलाना चाहता था कि न्याय केवल शक्तिशाली को देखकर नहीं, निष्पक्ष होकर किया जाना चाहिए। मैंने भेष बदलकर दिखाया कि कैसे असंगत न्याय से लोग भ्रमित हो सकते हैं। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुमने फिर एक अनोखे तरीके से सच्चाई दिखाई। तुम्हारी अनुपस्थिति ने दरबार की चुप्पी बढ़ा दी थी। पंचम दृश्य, सीख का असर। इसके बाद अकबर ने उस गरीब व्यापारी का मामला फिर से खुलवाया और निष्पक्ष रूप से सुना। अमीर आदमी को दरबार में बुलवाया गया और सबूतों के आधार पर सही निर्णय किया गया। दरबारियों को भी इस घटना से यह सीख मिली कि न्याय करते समय किसी के पद या धन को नहीं देखना चाहिए। षष्ठ दृश्य, बीरबल का आदर। अकबर ने बीरबल को ससम्मान उनके आसन पर बैठाया और कहा, अकबर, बीरबल, तुम्हारी हर बात मुझे सोचने पर मजबूर करती है। इस बार भी तुमने अपनी सजा को शिक्षा में बदल दिया। तुम जैसे मंत्री हर राजा को नहीं मिलते। बीरबल मुस्कराते हुए बोले, बीरबल, जहांपनाह, राजा चाहे कितना भी महान हो, अगर उसके पास सत्य कहने वाला मंत्री न हो तो उसका शासन अधूरा होता है। सप्तम दृश्य, दरबार की चर्चा। उस दिन के बाद दरबार में यह चर्चा आम हो गई कि बीरबल केवल हास्य या कहावतों के लिए नहीं, बल्कि सच्चे न्याय की आत्मा हैं।
एक दरबारी बोला। बीरबल ने जो किया वह साहसी था। यदि वह डरते तो कभी सच्चाई सामने नहीं आती। दूसरे ने कहा, और बीरबल की खासियत यही है, वह सच्चाई को भी चुटकुले में लपेट कर कह देते हैं। उपसंहार, कहानी की शिक्षा। इस कहानी से हमें कई बातें सीखने को मिलती हैं। न्याय में पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे मामला किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ा हो या छोटे से। सच्चा सलाहकार वही होता है जो राजा को उसकी गलती का भी आईना दिखा सके। बुद्धिमत्ता सिर्फ सवाल हल करने में नहीं, सही समय पर सही बात कहने में है। सजा भी एक अवसर बन सकती है, अगर व्यक्ति उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए करे।